इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, बैनुल अक़वामी सतह पे रोला पड़ गया है। और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ अभी। नंबर एक तो ये है कि 40 से ज़ायद मुमताज़ आलमी माहिरीन तालीम जो हैं और उनके अलावा अवामी दानिश्वरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और OIC के नाम एक खत लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर खत लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है और OIC के नाम भी ये खत लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, इमरान खान साहब के खानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं ना सब लोग, खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफरत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज उठा दी बड़े जोरदार तरीके से और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने आवाज उठाई और उसके बाद जो है वो वहां पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड इन जिनेवा आफ्टर एन ओवरसीज पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाई गई और यह बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम, इसीलिए जो मौजूदा रजीम है आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके लाके इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फायदा पाकिस्तान की फौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ये पाकिस्तान की फौज को इसका टके का फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई और ये सब जानते हैं, इसके तरफ ढकी छुपी बात कोई नहीं है। तो ये दो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज उठ रही है। नादरीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर इंसान थे। ज़ईम कादरी ने बड़ी कुर्बानियां दी नवाज शरीफ के लिए, जमहूरियत के लिए, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी अहलिया को कहते थे कि ऐसे ही लोग वजीर आजम बनते हैं, ऐसे ही लोग वजीर आला और गवर्नर बनते हैं, लेकिन जब उन्हें इक्तदार मिला तो उन्होंने ज़ईम कादरी को टके टोकरी कर दिया। फिर ज़ईम कादरी साहब उन्हें छोड़ गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। बड़े शानदार इंसान थे। ज़ईम कादरी के वालिद की पीठ में भी छुरा घोंपा वो मुझे बताया करते थे और उनकी पीठ में भी छुरा घोंपा नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जिन लोगों ने बहुत मार खाई उनमें ये भी थे। तो जावेद हाशमी साहब जिन्होंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, इनके जिस्मों पर आज भी आमरीत के निशान है। तो जावेद हाशमी के बकौल 10 साल उन्होंने कहा मैंने जेल काटी है, अगर मुझसे इस तरह का बर्ताव होता जैसा सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है तो शायद मैं भी डील कर लेता। ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है। जावेद हाशमी जैसा बंदा गवाही दे रहा है जिसने आसिफ अली जरदारी से कई 100 गुना मुश्किल जेल काटी है। जरदारी ने तो जेल काटी नहीं ना, वो तो कोठियों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, VIP कल्चर, बाकायदा स्वीट्स के अंदर वो रहे हैं जरदारी साहब, वो तो बहुत इंजॉय करते रहे और उनकी जेल तो जेल थी ही नहीं चंद दिनों के अलावा।
तो जावेद हाशमी की जेल जेल थी। अब जरदारी साहब को जेलसी हो रही है इमरान खान से कि यार ये इतना आगे निकल गया, इतना बहादुर हो गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम जेल नहीं काट सके, इमरान खान जेल काट गया। तो जरदारी साहब की वो जेलसी अब उनके चेहरे पे, उनके रवैये में, उनकी बातों में नजर आ रही है। लेकिन जावेद हाशमी जो रियल वर्कर है, जिसने जेन्युइनली मार खाई है, जिसकी सारा पाकिस्तान गवाही देता है, वो शख्स कहता है कि इमरान खान को मुझसे भी मुश्किल हालात में रखा गया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक स्टेटमेंट उनका आता है और उनका स्टेटमेंट ज्यादातर इमरान खान साहब की फैमिली या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। यानी वो शेर अफजल मरवत ऐसे बन गए कि उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए हैं उन्होंने। इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए तो करें ना। अभी वो तो इमरान खान के नाम पे लोग निकलते थे, वो तो इमरान खान साहब कहते थे तो लोग निकलते थे, कॉल तो इमरान खान की जानिब से आती थी। अली अमीन गंडापुर को तो आखिरी एहतजाज में लोग घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे। अली अमीन को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, वो गाड़ियों की ब्रेकें लगाता था, लोग पीछे से धक्के मारते थे कि आगे चलो चलो एहतजाज में। आखिरी मर्तबा अली अमीन गंडापुर को बादल नखास्ता एहतजाज में जाना पड़ा और ये फंसे हुए थे। और ये बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जहां पे गंडापुर साहब को लोग पुश कर रहे थे कि चलो चलो एहतजाज में आगे बढ़ो, रुकते क्यों हो, कोई आराम नहीं करना, आगे बढ़ना है। तो ये गंडापुर के साथ हो रहा था। गंडापुर साहब टाइम जाया कर रहे थे ताकि लोगों की तादाद कम हो जाए, मोहसिन नकवी के लिए आसानी हो जाए। लेकिन लोग जबरदस्ती गंडापुर को आगे की तरफ धकेल रहे थे और तंग आगे बुशरा बीबी फिर अली अमीन गंडापुर से काफी आगे चली गई कि ये तो आगे जाता नहीं है तो मैं तो जाऊं, कारकुनों को लेकर कम से कम मैं तो वहां पहुंचूं जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर साहब जो है उनको आसरा तो दिया हुआ है कि वजीर आला बन जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये होना नहीं है। यहां पे 90 के करीब एमपी हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, तो आखिरी नंबर अली अमीन गंडापुर का आएगा अगर सारे फारिग हो गए। क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटा के वो गंडापुर को बना लेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो गंडापुर बनेंगे भी नहीं, एक और तोहफा मिलेगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को। और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा। और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूं, तो वो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। नादरीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने एक सवाल उठाया कि जनाब 7 मरतबा तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर इमरान खान साहब से मिलने गया हूं, अब आप मुझे बताएं मैं करूं क्या। उन्होंने कहा जी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की, मैंने वजीर आजम से भी राब्ता किया, मैंने वजीर आला पंजाब को भी लिखा, मैंने हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी असेंबली के अंदर करारदाद तक पास की, हर वो काम किया जिसके जरिए से मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकता हूं। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा कानूनी और आईनी रास्ता बचा है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने लीडर को मिलूं। अब देखिए 7 मरतबा एक वजीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निजाम इतना बेहिस हो चुका है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पे शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल अफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाजा कीजिए आप, और एक वजीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी, सहाफी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे, फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सुहेल अफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूं, तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा, यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी के पास। और मैं आपको बता रहा हूं लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे एहतजाज हुआ जुम्मे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, पंजाब में पकड़ दकड़ जारी है, निजाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहां पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां करनी पड़ रही हैं, लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है और डीसीज लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीजों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का। आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है,
ये हम सब जानते हैं, लेकिन सूरत हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत हाल तब्दील होगी। और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज्यादा महफूज हो गए हैं, लेकिन हर मर्तबा पता चलता है कि अभी मजीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है और आज मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा क्योंकि एतवार का दिन है और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने सानिया डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा राब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज रूम में बैठते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था। एक एंकर है वो ये कह रहा था जनाब ये तो मजहबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सऊदी अरब नाराज हो गया। सारों की अपनी अपनी कहानी थी। वो जो सारा मीडिया एक घड़ी के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहा था ना, वो सारा मीडिया अब 5300 अरब रुपए के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। IMF की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी हुकूमत के आदादोशुमार है कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नजर हुआ और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा, तो वो गया कहां पे, किसके पास गया, किसकी जेब में गया? यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नाज़रीन एक चीज और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। सुहेल अफरीदी के हवाले से एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम जराए से खबरें आई थी। उन सहाफियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना के जबरी तौर पे सहाफियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात? जैसे कैसी अजीब बात है। अभी एक सदर हैं पेशावर प्रेस क्लब के एम रियाज साहब, उनके खाते में एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी गई सुहेल अफरीदी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी चाराजोई भी करूंगा और करनी भी चाहिए। नादरीन ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहां की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आए, आकर कंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुलकर आए, अवाम के अंदर जाएं, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुलकर आप इलेक्शन लड़ें और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरियम नवाज की हुकूमत ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कजन मिल रहे थे और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहां पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नजर आ रहा है कि वो ये इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहां पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर यूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती